नमस्कार। मैं हरीश अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल समाज नवी मुंबई। आज हम कोविड जो आज की सबसे ज्वलंत समस्या हम पूरे विश्व में जिससे हम जूझ रहे हैं, डॉक्टर भरत अग्रवाल सर हैं जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल बेलापुर के। और आज हम उनके साथ जो कन्फ्यूजन है कोविड को लेकर के, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार सर। मेरा एक पहला, जैसे हमने जब ये सेमिनार करना था तो हमने अपने सदस्यों से पूछा था कि जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपके सवाल हैं वो हमसे पूछें। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को जानना था वो ये था कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, वो उससे रिकवर हो जाता है, तो उसके कितने दिनों के बाद उसे वैक्सीन ले सकते हैं? तो कोविड होने के बाद करीब 4 से 6 हफ्ते के बाद आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपका पहला डोज हो चुका है, आजकल कई बार लोगों का फर्स्ट डोज हो गया, उसके बाद भी कोविड हुआ है, तो आपका सेकेंड डोज थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा। तो जो नॉर्मली क्राइटेरिया है कि पहला डोज जो है, सेकेंड डोज जो है पहले डोज से 4 हफ्ते के बाद लगाना है या 6 हफ्ते के बाद। लेकिन अगर बीच में कोविड हुआ है तो आपको फिर आपका सेकेंड डोज जो है वो कोविड होने के बाद से 4 हफ्ते बाद लगाना है। तो सर इसके लिए कोई जैसे कोविड एंटीबॉडी टेस्ट आजकल अवेलेबल है, क्या वो कराकर हमें देखने की जरूरत है कि उसकी एंटीबॉडी टाइटर क्या है, और उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करें कि उसको कब लगाना है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एंटीबॉडी लेवल्स चेक करके फिर वैक्सीनेशन करना है। इट इज एन इवॉल्विंग साइंस, बट फिलहाल एज पर व्हाटएवर गाइडलाइंस टेल अस कि 4 से 6 हफ्ते के बाद आपके लगवा सकते हैं। एक सबसे ज्वलंत सवाल है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शंस है मेडिसिन की या ड्रग्स की या कुछ एंटीबायोटिक्स की, जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन की सेंसिटिविटी है, सल्फर ड्रग्स की है, पैरासीटामोल की है। तो वो जानना चाहते हैं क्या कि सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शंस के होते हुए भी ये वैक्सीन लगाना उनके लिए सेफ है? करेक्ट। सो एज सच अभी तक कहीं कोई प्रूवन नहीं मिला है कि सल्फर एलर्जी या पेनिसिलिन एलर्जी से कुछ क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है वैक्सीन से। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है वैक्सीनेशन लगाने, क्योंकि नया ड्रग है तो रिएक्शन किसी को भी, जिनको ऑलरेडी नॉन एलर्जीज है उनको या जिनको नहीं है उनको भी हो सकता है। सो आइडियली ट्राई टेक द वैक्सीन, स्पेशली अगर आप एलर्जी प्रोन है और आपको ऑलरेडी नॉन एलर्जीज है, देन ट्राई टेकिंग द वैक्सीन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, जिससे कि अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शन है तो उसके साथ तुरंत डील करा जा सके। हालांकि बहुत रेयर है, एंड चाहे आपको सल्फा की हो, चाहे पेनिसिलिन की हो, या किसी और खाद्य पदार्थ की हो, या एनी अदर नॉन एलर्जेंस, डू इट इन हॉस्पिटल सेटिंग। और थोड़ा लंबे टाइम के लिए ऑब्जर्व करें अपने आप को हॉस्पिटल में ही वैक्सीन लगाने के बाद। नॉर्मल क्राइटेरिया बोलता है आधे घंटे तक ऑब्जर्व करना चाहिए आफ्टर वैक्सीनेशन। आप 1 घंटे बैठिए, बट ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो भी आपको एकदम वैक्सीन आपके लिए सेफ है एज ऑफ, और जब तक कि वैक्सीन का जो कंपोनेंट कोई स्पेसिफिक है जिससे आपको एलर्जी हो, वो बहुत रेयर है। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि कुछ डिलेड रिएक्शंस हो सकते हैं, तो अगर हमने समझो वैक्सीन लगाई तो उसके डिलेड रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं? सो जनरली एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं आफ्टर एनी ड्रग काफ़ी इमीडिएटली आने लगते हैं। तो जिसमें रैश होता है, इचिंग होने लगती है, बहुत रेयरली जिसको हम एंजियोडीमा बोलते हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि आँख और ये फूल जाता है, दैट इज़ वेरी रेयर। वो दवाइयों से भी आसानी से नहीं होता है। एक और सवाल था कि क्या जो कोविड इन्फेक्शन है ये अपने नर्वस सिस्टम को किसी प्रकार से अफेक्ट करता है? मोस्ट कॉमन जैसे डिप्रेशन है, कि आजकल साइकोलॉजिकल इश्यूज भी काफ़ी देखने को मिलते हैं जिनको कोविड हो गया है। तो इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहिए? सो कोविड पर से एज अ बीमारी इज अ वायरल इन्फेक्शन। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस इज नॉट नोन। जो भी नोन है, जैसे आप यू आर सेइंग अबाउट मेंटल इलनेस और मेंटल फटीग अलग चीज है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क मी इज कि इसकी साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट्स हैं कि? हाँ। तो कोविड के आइसोलेटेड ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं है कुछ। इट डज नॉट कॉज डिप्रेशन और एंजाइटी। हमारे हालात जो हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर आपको आइसोलेट किया, आप 10 दिन तक अकेले रूम में हो, आपके साथ बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से लो फीलिंग होती है, उसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी ऑफ इलनेस होती है कि मेरे साथ क्या होगा,
मेरी सांस फूलेगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, बेड मिलेगा नहीं, ये सब एंजाइटी होती है, फैमिली के रिलेटेड एंजाइटीज होती हैं। बट पर से कोविड की वजह से ही, बीमारी की वजह से एंजाइटी हो रही है ऐसा नहीं है। इट इज द सर्कमस्टेंसेस व्हिच इज कॉजिंग द एंजाइटी। डिप्रेशन भी होता है बहुत सारे लोगों को जो ऑलरेडी, और जो उनके पास ऑलरेडी अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मेनिया हो, चाहे एंजाइटी हो, वो थोड़ा एग्रेवेट हो सकता है। डिप्रेशन ऑफ द इलनेस, डिप्रेशन ऑफ स्टेइंग अलोन इनसाइड द रूम, इनसाइड अ हाउस और इन द हॉस्पिटल, आप 17 दिन अगर सपोज एडमिट हैं, आपसे कोई मिलने नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं हो रही, उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन होता है एंड फीलिंग लो फीलिंग आती है। जिन लोगों की सीवियर इलनेस हुई है, जिनको आईसीयू स्टेज लंबे हो गए हैं, वेंटिलेटर पे रहे हैं, निकले हैं, उनमें ऑलरेडी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं एंड दे हैव टू बी डेल्ट विद अप्रोप्रिएटली विद अ काउंसलिंग सेशन एंड साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि सिचुएशन काफ़ी पैनिकी है, कई लोगों को जैसे बेड्स नहीं मिलते, ऑक्सीजन नहीं मिलती, अखबारों में इतना आ रहा है, मीडिया में इतना आ रहा है, तो अगर किसी को पता चलता है कि मुझे कोविड हो गया है, तो एज इट इज उसको मेंटली साइकोलॉजिकली उसको तो एंजाइटी की वजह से इनफैक्ट सिम्टम्स और बढ़ा चढ़ा के आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके सांस फूल रही हो, लेकिन आपको महसूस होता है कि सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल है, तो ये कई बार एंजाइटी में देखा जाता है। डॉक्टर साहब, आपके अनुभव के हिसाब से जो कोविड इन्फेक्शन है, इसके सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ओके, तो जैसे एक अभी तो बात की, जैसे साइकोलॉजिकल है, वो बहुत कॉमनली देखा गया है। सिंपल इलनेसेस के बाद जनरली कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, तो जनरली जो लोग होम क्वारंटाइन पे रहे हैं या जिनको बहुत माइल्ड इलनेस रहा है, 3-4 दिन फीवर था, ऑक्सीजन लेवल कभी लो नहीं हुआ, उनमें जनरली कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे जा रहे हैं। मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले जो रहते हैं, जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ती है या जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन पे जाते हैं या वेंटिलेशन पे जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में सबसे कॉमनली अगर आपने सुना होगा रेडिस क्लॉटिंग के चांसेस जो होते हैं, जिसके लिए जितने भी एडमिट पेशेंट्स हैं जब डिस्चार्ज करते हैं उनको ब्लड थिनर पे डिस्चार्ज करते हैं टू प्रिवेंट दैट। दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं, जिनको लंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो उनके लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगता है, तो वो फाइब्रोसिस की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो चलते फिरते हैं तो सांस फूलता है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन डिपेंडेंसी होती है आफ्टर डिस्चार्ज ऑल्सो, तो घर पे ऑक्सीजन लगाते हैं, वो कुछ हफ्तों तक चल सकता है। लंग रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे परफेनाडोन है, जिसकी वजह से ये रिकवरी होती है, लेकिन बीमारी थोड़ी लंबी चलती है। सो कोविड अपना खत्म हो जाता है 2 हफ्ते पे, लेकिन ये जो रेजिडुअल इफेक्ट रहता है फाइब्रोसिस का, ये लंबा टाइम रहता है, और उसमें फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से बुखार आ सकता है। जरूरी नहीं कि कोविड रिलैप्स हुआ है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। जब आपको हम लोग कोविड ट्रीट करते हैं तो कई बार स्टीरॉइड्स करके दवाई रहती है जो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एकदम से शुगर्स जंप कर सकते हैं। जो डायबिटिक्स होते हैं उनकी शुगर्स अनकंट्रोल हो जाती हैं। कई बार कोविड में जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो मालूम पड़ता है कि डायबिटीज़ है, या न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आ जाता है, सो शुगर्स की वजह से तो वो कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुगर ज़्यादा जाते हैं तो यूरिन इन्फेक्शंस और चेस्ट इन्फेक्शंस के भी चांस बढ़ते हैं, तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं जिसको अकॉर्डिंगली डील करते हैं। डॉक्टर, ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट कोविड से इन्फेक्शन हुए और उनकी तबीयत ठीक हो गई और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, और लेकिन वो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी उनके साथ में रही, तो वो घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के या उन्होंने अपने आप को ऑक्सीजन से थेरापी से शुरू किया, लेकिन फिर भी उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की देखभाल करने की जरूरत थी जिससे वो किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर ना पहुंचे? तो एक तो ऑक्सीजन आपको कितना रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको टेपर करना है, वो आपके फिजिशियन बताएंगे। कि किसी को हो सकता है घर पे 3 लीटर पर मिनट भेजा है, किसी को 1 लीटर पर मिनट भेजा है। ओवरनाइट ऑक्सीजन चलना नहीं है, स्पेशली स्लीपिंग टाइम में जब सबसे ज़्यादा कम होता है वो। दूसरा, यू नीड टू वॉच कंट्रोल अदर पैरामीटर्स, आपका हार्ट रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका शुगर्स कैसे हैं, ये सब मॉनिटर करना और मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। लंग रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, सबसे ज़्यादा कॉमनली गलती क्या करते हैं लोग, घर जाते हैं ऑक्सीजन लगा के बैठ जाते हैं। लंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं, फिजियोथेरेपी जो होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कटौती करते हैं। तो फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है, लंग रिहैबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्पायरोमेट्री है टू रिहैबिलिटेट द लंग, दैट हैज टू बी कंटिन्यूड। जितना ज़्यादा मोबिलाइज होंगे उतना ज़्यादा लंग इंप्रूव होता है। तो मोबिलाइजेशन, अगर सपोज बहुत एल्डरली हैं जिनको प्रोलॉन्ग स्टे है, उनको मोबिलाइज करने में, चलाने में सपोर्ट लगता है, तो वो सपोर्ट मिले। एक्सरसाइजेस करवानी है, लिम्स एक्टिवली मूव करना है, ऑल ऑफ दीज रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस है।
एक सवाल था डॉक्टर साहब जो काफ़ी लोगों में डर पैदा कर रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने वैक्सीन के शॉट्स ऑलरेडी लिए हैं, कुछ लोगों को जिनको मतलब दो सेकेंड डोज भी हो गई है, ऐसा देखा गया है कि उनमें से कुछ लोगों को कोविड इन्फेक्शन फिर से हो गया है, या जो एक बार कोविड इन्फेक्शन से पिछले दौर में जो पॉजिटिव आ चुके हैं वो इस दौर में फिर से पॉजिटिव आ गए। करेक्ट। सो जो पहले वाले जैसे लास्ट ईयर मई जून में जो पॉजिटिव हुए उनको कुछ लोगों को इस बार देखा गया है पॉजिटिव। दैट इज बिकॉज कई बार या तो उनकी एंटीबॉडीज वेयर ऑफ हो गई हैं जो सब बनी होंगी, तो दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइट बैक, या सिंस वी आल्सो नो कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, नए वायरस के एंटिटीज आ रहे हैं, तो नया इन्फेक्शन है। बट डेफिनेटली पहले वाले जो वायरस की वजह से जो एंटीबॉडी बनी होंगी, जो फर्स्ट इन्फेक्शन से, वो वेयर ऑफ हुई होंगी। दूसरा चीज़ जो है, जो वैक्सीन की बात आप बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को पॉजिटिव आया है, तो इट्स बहुत क्लियर है कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं हो सकता है, चाहे आपका एक डोज हो गया हो चाहे दोनों डोज हो गए हो। सिर्फ ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर हुआ भी तो इतना सीवियर इलनेस नहीं होता जितना एज कम्पेयर टू जिसको वैक्सीन नहीं लगा है, क्योंकि कुछ तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो वायरस के साथ लड़ सकता है। बट फुल एंटीबॉडी, जैसे आज कोविड का वैक्सीन लगा है तो आपका अगले दिन से एंटीबॉडी नहीं बनने वाला, सो कुछ हफ्ते लगते हैं। उस दौरान में आपको उतनी ही तीव्रता से कोविड हो सकता है। एक जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस सारे लेने हैं। अब जैसे मैं खुद हूँ, मुझे दोनों शॉट्स लग चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी बिना मास्क के मैंने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर हमें सेम प्रिकॉशंस फॉलो करने ही है, वैक्सीन लगाएं या न लगाएं, तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं? करेक्ट। तो जैसे अभी पिछले सवाल का जवाब दिया, तो वैक्सीन लगाने की वजह से ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं हो सकता है आपको। तो वैक्सीन ये है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है उसको फाइट करने के लिए, प्रिवेंशन नहीं है वैक्सीन। तो आपको अगर इन्फेक्शन होगा तो कम होगा और आप ट्रांसमिट कम करोगे, तो वायरल शेडिंग का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज है उसको लड़ने के लिए। तो यू ऑल्सो डिक्रीज ट्रांसमिशन। वैक्सीन लगाने से कोविड आपको नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपको जो कोविड से जो बचाता है अभी तक जो भी वर्ल्ड ओवर निकला है वो यही है कि क्राउडेड एरियाज में नहीं जाइए, मास्क हमेशा पहन के निकलिए जहाँ पे भी निकलना है, ग्रुप ईटिंग्स मत करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन उधर होता है जब सब लोग अपना मास्क उतार के साथ में खाते हैं, आउटसाइड फ्रॉम अननोन प्लेसेस, एंड हैंड वॉशिंग। यही 3 चीज़ हैं जो अभी तक बचा के रखिए। तो वैक्सीन लगाने से ये गलती मत करिएगा कि हम सेफ हैं। You are safer as compared to somebody who has not taken the vaccine, but आप फुल प्रूफ सेफ नहीं है कि आपने वैक्सीन लगाया तो आपको कोविड नहीं हो सकता है। और डॉक्टर साहब, एक बार हमने समझो वैक्सीन के दोनों शॉट्स ले लिए तो हमें कितने ड्यूरेशन तक उससे प्रोटेक्शन मिलता है, यानी क्या इसके लिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है? एज ऑफ नाउ जो अभी स्टडीज चल रही हैं उसके हिसाब से भी कपल ऑफ वीक्स तो बोला ही है कि योर एंटीबॉडी लेवल्स विल पीक एंड स्टे देयर। अभी एग्जैक्टली एंटीबॉडीज टाइटर कितने टाइम तक एलिवेटेड रहेंगे वो टाइम विल टेल अस, क्योंकि वैक्सीन स्टार्टेड नाउ। हर महीने हम लोग मेजर कर रहे हैं जो भी वॉलंटियर्स हैं, एंड वी विल गेट टू नो एग्जैक्टली कब तक एंटीबॉडीज वेयर ऑफ हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स तो बोलते हैं, क्योंकि अब एक्चुअली ये ना, जैसे कोविड शुरू हुआ था तो हमें ये लगा था कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर हमने सोचा 1 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये तो एक साल निकल गए। तो अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो लोगों में ये इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि हम इतने समय तक तो कम से कम प्रोटेक्टेड हैं। सी वैक्सीन लेने से आप प्रोटेक्टेड 100% नहीं है, फिर भी चांस ऑफ सिवियर इन्फेक्शंस कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाता है। और डॉक्टर जी, एक बार कोविड से हम बाहर आ गए तो हमें ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हमें कोविड फिर से या कोविड की कॉम्प्लिकेशंस फिर से ना हो, कोई डिलेड रिएक्शन ना हो, इसलिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगेन पहले तो कोविड नहीं हो उसके प्रिकॉशंस, जैसे पहले बोला था, जो पहले भी हम साल भर से वही बोल रहे हैं कि क्राउडेड एरियाज में मत जाइए, अननेसेसरी ट्रैवलिंग मत करिए, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जहाँ बहुत ज़रूरी है तो ट्रैवल करिए, अवॉइड पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक फंक्शंस, अवॉइड क्राउड्स, हैंड वॉशिंग करिए हमेशा जब भी घर से निकलें। आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो अपना जाने से पहले हैंड वॉश करिए, निकलने के बाद फिर से हैंड वॉश करिए, चाहे सैनिटाइजर से, एंड मास्क हमेशा पहने रहिए। दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ कोविड। पोस्ट कोविड अगर आपको कोविड होता है तो आप अपना उपचार करवाइए, टेक प्रॉपर गाइडेड एडवाइस,
डोंट लिसन टू व्हाट नेबर्स आर टेलिंग यू, योर वेल-विशर्स आर टेलिंग यू, टेक प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस। बहुत सारे मिथ्स घूम रहे हैं, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, ऐसा करोगे तो ये होता है, ये नहीं करोगे तो ऐसा होता है, दवाई से ये होता है, दवाई नहीं खाओगे तो ऐसा होता है। प्लीज डोंट बिलीव ऑल द मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस व्हिच आर देयर ऑन व्हाट्सएप या इवन आजकल हर जगह सोशल मीडिया से घूमते रहते हैं वो सब, दे आर ऑल ओपिनियंस। बिलीव, ट्रस्ट द हेल्थ केयर सिस्टम, डोंट फाइट अगेंस्ट द हेल्थ केयर सिस्टम। डॉक्टर साहब, और कोई संदेश आप जो कॉमन लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको आप देना चाहें? आई वुड ओनली से कि अपनी जो सावधानता है, जो अपने प्रिकॉशंस है वो मेंटेन करके रखिए। अभी अपना गार्ड को लेट डाउन मत करिए। जैसे पहले बोला था, अननेसेसरी ट्रैवलिंग, अननेसेसरी गैदरिंग्स मत करिए। बहुत जरूरी है तो निकलिए। एक टाइम पे जितना काम खत्म कर सकते हो वो एक ही टाइम पे कर लीजिए, जैसे कि आपको बार बार निकलना नहीं पड़े। जब भी निकले अपना मास्क पहन के रखिए, एंड मास्क प्रॉपर तरीके से पहनिए। ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हैं कि आसपास कोई नहीं है तो मास्क नीचे आ जाता है, इट इज दाढ़ी सा बन जाता है, लेकिन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता है कि जब कोई आएगा तो हम ऊपर कर लेंगे, वो मत करिए। हैंड वॉश करिए। अगर सपोज आपको फीवर आता है सपोज, तो ये मत अज्यूम करिए कि कोविड छोड़ के सब कुछ हो सकता है। ये हमारी सबसे कॉमन रूल है। हम 3-4 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं कि ये वायरल फीवर है, कोविड भी वायरल फीवर ही है, और इस वक्त सबसे कॉमन वायरल फीवर कोविड है। ओके, तो अगर फीवर आता है तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करिए बाकी घरों से। ये गलती मत करिए कि आप इस घर में हैं, आज फीवर आए तो मैं बाकी लोगों को छोड़ के मैं उस घर में चला जाता हूँ, तो आप जो होता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। दूसरी गलती लोग करते हैं, आज मुझे बुखार है तो मैं अपने बच्चे दूसरे घर भेज देता हूँ। अगर आपको आज फीवर आया है तो मतलब आपको एक्सपोजर पहले हो चुका है, आपके घर में जो लोग हैं उनको भी एक्सपोजर हो चुका है, तो आप उनको बचाने के चक्कर में कि अभी इनको एक्सपोजर नहीं होता, आप दूसरे मतलब आप एक घर से दूसरे घर पहुंचा रहे हैं। अगर आपके कांटेक्ट में जो लोग आए आप उनको वहीं रखिए, एंड यू आइसोलेट योरसेल्फ टू वन रूम। जिसको सिम्टम्स है, जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको उधर ही रहने दीजिए। वन वेरी कॉमन फैक्टर व्हिच आई हैव सीन हियर इज कि जैसे एक जने को फीवर आता है बाकी सब लोग दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से वो फैलता है। और इस बस एंड इट इज करते गुडविल से है कि दूसरों को नहीं हो, लेकिन वो और फैलाता है। ये एक्चुअली अवेयरनेस कम होने की वजह से, जानकारी न होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। एंड अगर सिम्टम्स आते हैं तो घबराइए मत, गेट कंसल्ट विद योर लोकल डॉक्टर, लोकल फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, हुआ जो भी आपके जानकारी के जिनको आप ट्रस्ट करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उनकी सलाह मानिए, जो दवाइयाँ देते हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बोलते हैं वो करिए। जस्ट बिकॉज कोविड हो गया है तो इसलिए सीटी स्कैन के लिए भागना ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि पहले दूसरे दिन सीटी स्कैन करके कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपने सीटी स्कैन करा डायग्नोसिस के लिए तो बात अलग हो जाती है, लेकिन RT-PCR अगर पॉजिटिव या एंटीजन पॉजिटिव आया है उसकी वजह से आप फिर सेकंड डे जाके सीटी स्कैन करेंगे, मेरा सीटी स्कोर कम है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, आप गलतफहमी में। सीटी स्कैन का राइट टाइम होता है करने के लिए जब आपको ट्रीटमेंट में कुछ चेंज करना होता है, मतलब बुखार 7-5 दिन तक चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स बॉर्डर लाइन हो रहे हैं या खांसी बढ़ रही है, तब करा के देखिए तो उससे हम लोग ट्रीटमेंट चेंज करें। पहले दूसरे दिन जाके सारे सीटी स्कैन कराने से कोई मतलब नहीं है, आप अननेसेसरीली हेल्थ केयर सिस्टम को बर्डन कर रहे हो। जहाँ पे एक सीटी स्कैन सेंटर अगर दिन में 30 कर रहा है अभी 60 कर रहा है, देयर स्टाफ इज टायर्ड। दूसरा चीज है, अगर आपका एंटीजन पॉजिटिव है तो 2 दिन बाद फिर से RT-PCR करा के कोई मतलब नहीं है, यू आर अगेन अननेसेसरी बर्डनिंग द सिस्टम। अगर आपका एंटीजन पॉजिटिव है मतलब आप पॉजिटिव हो, चाहे आपका RT-PCR नेगेटिव आया है तो भी। एक RT-PCR आज इस लैब से कराया है, हम लोग वापस चेक करते हैं कि इसने गलत रिपोर्ट दिया है और हम दूसरे लैब से आके फिर से RT-PCR कराएं, प्लीज वो करना बंद कर दीजिए। एक RT-PCR हो सकता है आज पॉजिटिव, 2 दिन बाद करेंगे तो नेगेटिव आ सकता है, ये लैब की गलती नहीं है, दिस इज द टेक्निक। एंड हर रिपोर्ट में एक फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव की चांस रहती है, आप समझ लेंगे। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशंस और अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश ना करें। इफ यू आर टेस्टेड पॉजिटिव, बिलीव इट एंड ट्रीट इट एज पॉजिटिव। फर्स्ट सेकंड डे पे सारे लंबे चौड़े ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत पड़ेगी आपको डॉक्टर बोलेंगे करने के लिए, तभी उतना करिए। रिपोर्ट्स और नंबर्स देख के पैनिक मत होइए, हर नंबर की एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। जस्ट बिकॉज नंबर बड़ा हुआ है इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमार हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर नंबर को ट्रीट करना जरूरी नहीं है। योर लेट योर ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड विच नंबर नीड्स टू बी ट्रीटेड।
बहुत सारे लोग, सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। आई वुड से टेक द मेडिसिन इन गुड फेथ। साइड इफेक्ट्स होगा तो वी हैव टू डील विद इट। साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन नहीं होते हैं, दे आर रेयर एंड नोन, ऐसा अननोन नहीं है। तो अगर वी आर सीइंग, यू आर गोइंग टू बी मॉनिटर्ड बाय योर डॉक्टर, अगर कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है तो वी विल डील विद इट। बट अगर आप लोगे नहीं तो आप ठीक कहाँ से हो? गिनी चुनी दवाइयाँ हैं, वो यूज करेंगे जुडिशियसली एंड अंडर सुपरविजन। मुझे पूरी आशा है कि हमारे अधिकांश जो जिज्ञासा थी उनकी शांति हमें मिली है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय समाज के लिए दिया और मुझे पूरी आशा है कि लोगों को इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और कोविड से फाइट करने के लिए उनकी इंसाइट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।